हेलो एवरीवन। और सब ठीक? तो आज इस क्लास में हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, व्हेन यू गो फॉर टाइप्स ऑफ हार्डवेयर वी कैन डिवाइड देम इनटू 7 टाइप्स। ठीक है। 7 टाइप्स क्या क्या हो गए? सीपीयू, कंप्यूटर मेमोरी, डिस्क ड्राइव्स, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, पोर्ट्स और मॉडेम। ये इनके टाइप्स है। आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो पहले चलिए हम सीपीयू जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। सो लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू। ठीक है। तो मैंने यहां पे देखो एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है जिसके थ्रू हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली कंप्यूटर सिस्टम का फंक्शनिंग कैसे होता है। ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक्चुअली 2 पार्ट होते हैं। पहला जो है माइक्रो प्रोसेसर और एक है मेमोरी यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है? एएलयू और कंट्रोल यूनिट। ठीक है। एएलयू मतलब क्या? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसका क्या फंक्शन होता है? ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस करता है जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और लॉजिक यूनिट क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेशन करता है, मतलब कंपैरिजन वगैरह करता है ना। तो ये अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट है। और एक कंट्रोल यूनिट। ये दोनों माइक्रो प्रोसेसर के पार्ट्स हैं और प्राइमरी मेमोरी उसके साथ रिलेटेड है। ये तीनों मिला के हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होता क्या है? प्रोसेसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डाटा प्रोसेसिंग होता है ना। वो कंप्यूटर में प्रोसेसर के पास पहुंचने से पहले मेमोरी में सेव होता है। ठीक है। तो और ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है फिर? कंट्रोल यूनिट ये सारा प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर के पास ये इंस्ट्रक्शन भेजता है ना, कि ये काम करना है अभी तुम्हें। तो कोई तो होना चाहिए ना जैसे कंट्रोल करने के लिए। कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे अगर एक कंट्रोलर नहीं रहेगा या फिर कोई जो अगर मैनेज करने वाला नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो वहां पे डिसिप्लिन नहीं रहेगा और काम सही तरीके से नहीं होगा। इसलिए यहां पे भी ये कंट्रोलर की तरह काम करता है। कंट्रोलर ये डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है। तो ये तीनों मिला के हमारा हो जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इनपुट से हम क्या करते हैं? हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को। ये फिर क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी के पास आता है। वहां पे वो प्राइमरी मेमोरी क्या करता है? उसको स्टोर करता है, फिर प्रोसेसिंग के लिए वो प्रोसेसर के पास भेजता है। प्रोसेसर में कौन कौन है? एएलयू और कंट्रोल यूनिट। तो एएलयू अगर कुछ अरिथमेटिक फंक्शन है, जैसे अगर सपोज हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं कंप्यूटर में कभी, तो ये कैलकुलेशन वगैरह करता है। फिर कंट्रोल यूनिट उसके हिसाब से, ये सेकेंडरी मेमोरी क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस है ना। तो यहां पे सेकेंडरी मेमोरी हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। तो या तो स्टोर करने भेज देता है या फिर अगर कोई आउटपुट डिवाइस है, अगर हमको प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करना है तो वो आउटपुट डिवाइसेस के पास वो भेज देता है ना। कोई अगर आउटपुट डिवाइस जैसे हमारे पास प्रिंटर है, अगर प्रिंटर कनेक्टेड है और हमको प्रिंट करना है तो वो प्रिंट करने के लिए वो इंस्ट्रक्शन दे देता है कंट्रोल यूनिट। तो इस हिसाब से इन जनरली कंप्यूटर फंक्शन करता है, क्योंकि यहीं पे ही ये सारा का सारा जितना हमारा इंस्ट्रक्शन इन और आउट, ठीक है, मैनेज किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आशा करता हूं तुमको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अभी हम क्या देखेंगे? मेमोरी यूनिट के बारे में। ठीक है, कि क्या क्या हमारे मेमोरी हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं। ओके। सो लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट कंप्यूटर मेमोरी। जनरली memory is of 2 types, primary memory and secondary memory. Okay. Primary memory are of 2 types. Those are random access memory or RAM and read only memory ROM. Secondary memories are of 3 types. Those are optical memory, hard drive and flash drive. Now we are going to discuss about these things one by one. Okay. So let us now discuss about the random access memory or RAM. So what is this RAM? Random access memory is the main memory of the computer. पता है क्यों? क्योंकि ये सीपीयू से डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है। सीपीयू से ये डायरेक्ट
कम्युनिकेट करता है। जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं काम करने के लिए तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, हमारे जो एप्लीकेशंस है और जो भी डाटा हम अभी प्रेजेंटली काम करते रहते हैं वो सब रैम में स्टोर होता है। ठीक है, और इसलिए हम जल्दी जल्दी काम कर पाते हैं क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो बैकबोन है ना कंप्यूटर सिस्टम का। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के तो हम काम कर नहीं सकते, लेकिन फास्ट होना चाहिए, वो काम भी फास्ट होना चाहिए। वो प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को जल्दी से प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड कर देता है। तब क्या होता है, हमारा काम क्या होता है, फास्ट हो जाता है। तो इसका स्पीड ज़्यादा होता है। प्रोसेसर का स्पीड जैसे ज़्यादा होना चाहिए वैसे ही प्रोसेसर से रिलेटेड रैम का भी स्पीड ज़्यादा होना चाहिए ताकि दोनों आपस में सही से कम्युनिकेट कर पाएँ, है ना। अगर यहाँ पे हमने कोर i3 कोर i5 प्रोसेसर लिया हुआ है और एक 2 GB रैम लगाया हुआ है कंप्यूटर में तो भी हमारा प्रोसेसिंग फास्ट नहीं होता है। ये सब प्रॉब्लम आता है क्योंकि हम सोचते हैं हमारा तो प्रोसेसर बहुत अच्छा है तो यहाँ पे हमारा प्रोसेसिंग क्यों नहीं हो रहा है सही से, क्योंकि प्रोसेसर के हिसाब से हमने रैम सही नहीं चुना। तो रैम भी हायर एंड में होना चाहिए। अगर हम 4 GB DDR3 रैम लगा दें तो शायद सही से काम करने लगेगा। ठीक है, तो उस टेक्निकलिटी में हम नहीं जाते, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देंगे। तो रैम का मेन काम क्या हो गया, और जल्दी से जल्दी वो ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारे एप्लीकेशन और जो इन प्रेजेंट हम डाटा यूज कर रहे हैं उसको स्टोर करता है और हमको फास्टर प्रोसेसिंग में हेल्प करता है क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी में रहता है प्रोसेसर के साथ। कंप्यूटर को जब रीस्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, रैम में जो भी डाटा रहता है वो लॉस हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। ये होता है वोलाटाइल मेमोरी, मतलब इसमें जो मेमोरी रहता है ये फिक्स्ड नहीं रहता, ये चेंज होता रहता है। हम जैसे ही स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो ये मेमोरी चेंज हो जाता है। ठीक है, और एक चीज़ भी है कि हम जो कंप्यूटर का मेमोरी को हम एक्सटेंड कर पाते हैं, है ना, हम एक्सटेंड कर पाते हैं। तो ये जो मेमोरी और ये प्रोसेसर ये सारे कहाँ पे इंस्टॉल रहते हैं, मदरबोर्ड में। ठीक है, मदरबोर्ड में इंस्टॉल रहते हैं। मदरबोर्ड के बारे में हम आगे जानकारी हासिल करेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी को रैंडमली एक्सेस किया जाता है। ठीक है, कुछ भी इंस्ट्रक्शंस जो भी हम पास करते हैं थ्रू इनपुट डिवाइसेस वो रैम में स्टोर होता है, वहीं से ही वो प्रोसेसर के पास भेजता है प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रहे। और रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ हम पढ़ते हैं। जो रोम का मेमोरी होता है वो परमानेंट होता है। ठीक है, और ये पावर सप्लाई के साथ या फिर कंप्यूटर का स्विचिंग ऑन स्विचिंग ऑफ प्रोसेस के साथ इसका कोई भी रिलेशन नहीं रहता। ये जो मेमोरी परमानेंट रहता है और इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे, ना तो एक्सटेंड कर पाएंगे। मदरबोर्ड को जब तैयार किया जाता है तो उसी टाइम ही रोम को उसमें फिक्स किया जाता है और उसको हम निकाल नहीं सकते, ना तो चेंज कर सकते, ना उसके मेमोरी को हम छेड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, तो जैसे मैं स्विच ऑन और ऑफ करूँ, इसका मेमोरी लॉस क्यों नहीं होता, क्योंकि ये ना जब भी स्विच ऑफ हो इसके मदरबोर्ड में एक सेल रहता है, जैसे हमारे घड़ी में एक सेल रहता है ना, उस टाइप एक बैटरी रहता है। तो उसको क्या होता है, उससे पावर सप्लाई मिलता रहता है, तो वो कंटिन्यू रहता है। कभी कभी तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो हमारे जो डेट एंड टाइम है वो जितनी बारी भी स्विच ऑफ स्विच ऑन कर लो वो चेंज नहीं होता, वो ऐसे ही चलता रहता है। ऐसा नहीं कि हमने कल अगर ऑफ कर दिया आज ऑन कर रहे हैं तो कल का ही डेट कल का टाइम दिखाएगा, नहीं, आज का डेट आज का टाइम दिखाता है, क्योंकि ये सब डाटा रोम प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को, जो कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि रोम का जो डाटा होता है वो परमानेंट होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। रोम क्या क्या फंक्शन करता है, रोम पोस्ट करता है क्या, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, है ना। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये रोम के थ्रू होता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट मतलब क्या है, देखो तुम लोग ने ध्यान दिया होगा जब भी हम स्विच ऑन करते हैं पीसी, ठीक है, स्विच ऑन करने के बाद क्या है, जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं उस सब में देखना तुम लोग लाइट ग्लो करता है। जैसे तुमने ध्यान दिया होगा माउस का लाइट ग्लो करता है, कीबोर्ड में जो एलईडीज हैं वो ग्लो करते हैं, सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव जहाँ पे लगाता है वो भी लाइट ग्लो करते हैं, जितने भी एलईडीज हैं वो ग्लो करते हैं। क्यों, क्योंकि ये सेल्फ टेस्ट करता है थ्रू रोम।
कभी कभी ये देखना, जब स्विच ऑन करने के बाद कुछ एरर मैसेजेस भी आते हैं, जैसे कि माउस नॉट फाउंड, कीबोर्ड नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि वो जब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है तो हर एक एक्सटर्नल डिवाइस को वो चेक करता है उस पोर्ट में जाके जहाँ पे वो कनेक्टेड रहते हैं। अगर उसको नहीं मिला, कहीं पे भी अगर लूज हो गया है या फिर वो कीबोर्ड खराब हो गया है, माउस कुछ खराब हो गया है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, तो वो हमें एरर मैसेज दे देता है। ठीक है, समझ में आया? अभी हम पढ़ेंगे डिस्क ड्राइव्स के बारे में। ठीक है, डिस्क ड्राइव्स क्या होते हैं? जो स्टोरेज डिवाइस रहते हैं, ये क्या करते हैं? डाटा स्टोर करते हैं। फर्दर हम कभी भी उसको रिट्रीव कर सकते हैं या यूज में ला सकते हैं। और ये और डिस्क ड्राइव में क्या आते हैं? जो हमारा जो रिमूवेबल ड्राइव्स होते हैं, तो रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस में क्या आते हैं? हमारे फ्लॉपी डिस्क हो गए या ऑप्टिकल ड्राइव्स हो गए। ऑप्टिकल ड्राइव्स मतलब क्या है? जो सीडीज हैं, डीवीडीज हैं। फ्लॉपी डिस्क तो अभी हम यूज में नहीं लेते, वो ऑब्सोलीट हो गया है। आप में से कईयों ने फ्लॉपी डिस्क ड्राइव तो यूज किया ही होगा, लेकिन आजकल हम फ्लॉपी डिस्क और यूज नहीं करते। आजकल तो सीडीज और डीवीडीज का भी यूज धीरे धीरे कम हो गया है, क्योंकि बहुत सारे एडवांस स्टोरेज डिवाइसेस आ गए हैं। तो लेकिन हमको ये जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि सीडीज और डीवीडीज अभी भी कहीं कहीं यूज किया जाता है। ठीक है, ये ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव्स होते हैं। तो ये सीडी और डीवीडी, इसमें क्या अंतर है? तो सीडी मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क देखिए ऐसा, ये कॉम्पैक्ट डिस्क है। तो ये जो हम सीडी रोम है, ये दो तरह का होता है। एक है सीडी आर मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, एंड सीडी आरडब्ल्यू कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ओके, तो ये देखिए, ये है सीडी आर। सीडी आर यहाँ पे हमको लिखा रहेगा रिकॉर्डेबल। ये 52x मतलब क्या होता है? उसका स्पीड होता है। और ये देखिए यहाँ पे 700 MB लिखा हुआ है, तो ये 700 मेगाबाइट का डाटा होल्ड करेगा। आप लोग सोचते हो ये MB क्या होता है? ये डाटा वैल्यूज के बारे में मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूं, तो इसलिए अभी बिल्कुल परेशान मत होइए कि ये MB क्या होता है या GB क्या होता है। कभी बीट बोल देते, कभी बाइट बोलते हैं। सब कुछ मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम सीडीज और डीवीडीज के बारे में ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिकॉर्डेबल। ये 700 MB का डाटा स्टोर करता है और ये रिकॉर्डेबल है, मतलब ये एक बार यूज हो सकता है। इसमें एक बार हम रिकॉर्ड कुछ भी डाटा करके स्टोर कर सकते हैं और फिर यूज कर सकते हैं। इसको दोबारा चाहे तो हम यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूसरा जो होता है, ये होता है CD RW। देखिए यहाँ पे लिखा रहता है CD रीराइटेबल। क्या? रीराइटेबल। इसका भी स्टोरेज कैपेबिलिटी 700 MB ही है। दोनों का, चाहे रिकॉर्डेबल हो या रीराइटेबल हो, दोनों का स्टोरेज कैपेबिलिटी 700 MB ही रहता है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? जो रिकॉर्डेबल होता है वो वन टाइम यूज है, और जो रीराइटेबल है उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। बार बार यूज़ कर सकते हैं मतलब क्या है? एक बार अगर रिकॉर्ड कर दिया, कोई भी डाटा स्टोर हो गया है, तो इसको इरेज करके उसके जगह में हम दूसरा डाटा भी हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये भी एक सवाल आ रहा होगा कि कैसे होता है ना? हमारे पास CD एंड DVD ड्राइव्स होते हैं, जिसको कि हम कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट करते हैं। हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डाटा राइटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके सीडीज में या डीवीडीज में डाटा स्टोर कर पाते हैं। ओके, तो अभी देखते हैं डीवीडीज के बारे में। ठीक है, डीवीडी का मतलब क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और इसका जो स्टोरेज कैपेबिलिटी है वो CD से बहुत ज़्यादा है। CD का 700 MB है, तो इसका 4.7 GB है। ठीक है, तो इसका स्टोरेज कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। अभी हाई डेफिनेशन डीवीडीज भी आते हैं, जिसको हम HD DVD बोलते हैं। उसका स्टोरेज कैपेबिलिटी नॉर्मल डीवीडी से 3.2 टाइम्स ज़्यादा रहता है, मतलब अबाउट 15 GB रहता है। ठीक है, डीवीडीज जो हैं वो भी दो तरह के रहते हैं, एक है रिकॉर्डेबल एंड दूसरा है रीराइटेबल। वही फंक्शन सेम है, यहाँ पे भी लिखा रहता है DVD-R मतलब रिकॉर्डेबल, ये वन टाइम यूज है। ठीक है, और देखो यहाँ पे लिखा है DVD प्लस RW, दिख रहा है DVD प्लस RW, इसका मतलब क्या है? रीराइटेबल। तो ये DVD RW को हम
CD-RW की तरह बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं अभी CDs और DVDs के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम SMPS के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, SMPS क्या होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई सुन के ही समझ में आ गया ये पावर सप्लाई करता है कि नहीं। SMPS जो CPU का कैबिनेट है उसके पिछले हिस्से में कनेक्ट किया जाता है। एक छोटा सा बॉक्स रहता है जहाँ पे कि हमारा जो मेन सप्लाई जो रहता है वो पावर केबल आके पीछे से कनेक्ट होता है SMPS में। फिर क्या करता है वो SMPS पूरे कंप्यूटर सिस्टम को अंदर से सप्लाई प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब क्या है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फिटेड रहते हैं। और मदरबोर्ड के ऊपर क्या होता है? हमारा जो प्रोसेसर है ना, रैम है, रोम है, कोई ग्राफिक कार्ड है, जितना भी हमारा जो पोर्ट्स है वो सारे मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड रहते हैं और मदरबोर्ड के थ्रू ही उन सबको सप्लाई प्रोवाइड हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? SMPS क्या है ना, एक गेट है पावर सप्लाई का, वहां से पावर सप्लाई कंप्यूटर सिस्टम में आ गया। SMPS क्या करता है? फिर मदरबोर्ड को सप्लाई प्रोवाइड करता है और वो फिर वहां से हार्ड डिस्क में, CD ड्राइव में जितने भी पोर्ट्स हैं, है ना, वहां पे फिर सबके पास वो पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होता है। समझ में आ गया? फिर डिस्कस करते हैं अभी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोर्ट्स के बारे में। ओके, तो ये कंप्यूटर में जितने सारे पोर्ट्स कनेक्टेड रहते हैं वो सारे कैबिनेट में ही कनेक्टेड रहते हैं और मैंने जैसे ही बोला ये सारे पोर्ट्स मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड रहते हैं। जनरली हम कौन कौन से पोर्ट यूज करते हैं? सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट और USB पोर्ट्स। सीरियल पोर्ट होता है वो क्या करता है? डाटा बिट बाय बिट सप्लाई करता है। कहां से डाटा? जो इसके साथ कनेक्टेड रहता है, कोई भी मॉडेम कनेक्टेड रहता है या फिर कोई कीबोर्ड कनेक्ट रहता है या फिर माउस कनेक्ट रहता है, तो उसका जो डाटा वहां से इनपुट आता है उसको बिट बाय बिट वो प्रोसेसिंग के लिए फॉरवर्ड करता है। इन जनरली वो क्या होता है? 9 पिन या फिर 24 पिन में अवेलेबल रहता है। ये जो पैरेलल पोर्ट होते हैं वो जनरली 24 पिन फीमेल कनेक्टर रहते हैं। पैरेलल पोर्ट क्या कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं हम? जनरली प्रिंटर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, प्लॉटर्स हो गए, CD ड्राइव्स हो गए जो एक्सटर्नल हो गए, एक्सटर्नल CD ड्राइव, ये सब कनेक्ट करने के लिए हमको पैरेलल पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। देखो ये जो दोनों पोर्ट है इन जनरल अभी ज़्यादा यूज नहीं होते हैं क्योंकि अभी जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस आते हैं जो हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं वो USB पोर्ट के साथ आ जाते हैं। आप लोगों ने ये जरूर देखा होगा कि अभी जितने भी कीबोर्ड, माउस ये सब आते हैं सब USB पोर्ट के साथ आते हैं क्योंकि USB पोर्ट के थ्रू कम्युनिकेशन थोड़ा फास्टर वे में हो जाता है, डाटा ट्रांसफर फास्टर वे में होता है। तो USB पोर्ट किस लिए यूज होता है? जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं जो कि USB केबल के साथ आ रहा है तो उसको हम कनेक्ट करते हैं किसके थ्रू? USB पोर्ट के थ्रू। तो ये जो USB पोर्ट्स है आजकल क्या होता है, जो कंप्यूटर सिस्टम में कैबिनेट के पीछे तरफ बहुत सारे पोर्ट्स अवेलेबल रहते हैं, कैबिनेट के सामने भी कुछ पोर्ट्स दिए जाते हैं। तो ये हो गया आपके USB पोर्ट्स। तो ये रहे डिफरेंट काइंड ऑफ पोर्ट्स जिनके के काम अलग अलग रहते हैं। ठीक है, अभी चलिए हम डिस्कस करते हैं मॉडेम्स के बारे में। मॉडेम क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज, ओके, 1 and 0s। लेकिन जो भी हम लोग का डेटा कंप्यूटर के पास आता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आता है जो कि एनालॉग होता है। तो कंप्यूटर तो वो समझेगा नहीं ना, कंप्यूटर कैसे काम करेगा फिर? तो ऐसा कोई डिवाइस होना चाहिए जो वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करे ताकि वो डिजिटल सिग्नल कंप्यूटर के पास पहुंचे और वो उसको समझ सके, प्रोसेस करे और फिर डिजिटल सिग्नल को आउटपुट दे सके। फिर वही प्रॉब्लम कि जब कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल आउटपुट देगा वो भी तो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होना चाहिए। वो काम कौन करता है? मॉडेम। कंप्यूटर जो भी आउटपुट डिजिटल सिग्नल के थ्रू देता है उसको मॉडेम क्या करता है? अगेन उसको एनालॉग में कन्वर्ट करके फॉरवर्ड करता है अदर एंड में। ठीक है, तो इसलिए उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये जनरली 3 तरह के होते हैं, एक इंटरनल मॉडेम होते हैं, एक्सटर्नल मॉडेम होते हैं और USB मॉडेम्स भी होते हैं। इनको मदरबोर्ड में फिक्स किया जाता है। डिफरेंट काइंड ऑफ
कम्युनिकेशन के पर्पज़ के लिए इन मॉडेम्स को यूज करते हैं। जैसे हम फैक्स मैसेजेस रिसीव करना, भेजना, या फिर इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए इंटरनल मॉडेम्स को हम लोग मदरबोर्ड के अंदर फिक्स करते हैं। एक्सटर्नल क्या हो गया? एक्सटर्नल मॉडेम क्या होता है? एक बॉक्स की तरह होता है। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा छोटा छोटा बॉक्स रहता है जो कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए हम यूज करते हैं। ब्रॉडबैंड मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो हम लोग कोई भी इंटरनेट प्रोवाइडर से लेते हैं। जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ठीक है। तो ये सब जब इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं ब्रॉडबैंड सर्विसेज, तो वो भी एक एक मॉडेम हमको देते हैं, इंटरनेट मॉडेम देते हैं। तो वो जो मॉडेम होता है वहाँ पे क्या होता है, जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिंग वायर है जो सर्विस प्रोवाइडर देता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वहाँ पे आके वो केबल कनेक्ट होता है। फिर वहाँ से एक केबल आता है कंप्यूटर में कनेक्ट होता है RJ45 पोर्ट में, ठीक है। तो ये फिर क्या होता है, ये कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाता है। कंप्यूटर से जाते हैं डिजिटल सिग्नल, फिर मॉडेम उसको एनालॉग में कन्वर्ट करके आगे इंटरनेट केबल के थ्रू भेज देता है, ठीक है। USB मॉडेम क्या होता है, ये स्मॉल इन साइज होता है, ठीक है, और इसको पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि इसको USB पोर्ट में कनेक्ट करते हैं और ये हमारे USB डिवाइसेस पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव जैसे दिखता है, इसलिए इसको USB मॉडेम बोला जाता है। जो भी मॉडेम का काम है, ये तीनों जो हमने अभी देखा, क्या इंटरनल, एक्सटर्नल और USB, तीनों काम वही करते हैं, बस उनकी जगह अलग अलग है। इंटरनल मॉडेम मदरबोर्ड में फिट होता है, एक्सटर्नल मॉडेम एक्सटर्नली कनेक्टेड होता है कंप्यूटर के साथ, वैसे USB मॉडेम भी USB पोर्ट के थ्रू कंप्यूटर में कनेक्ट होता है। जो एक्सटर्नल मॉडेम होता है उसको एक्सटर्नल पावर सप्लाई चाहिए होता है, ठीक है। वो पावर सप्लाई एक्सटर्नली उसको प्रोवाइड किया जाता है, फिर उसको हम कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट करते हैं। लेकिन USB मॉडेम को पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती। जैसे हम लोग पेन ड्राइव यूज करते हैं ना, तो ये था टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। आशा करता हूं आप लोगों को हार्डवेयर के बारे में जानकारी हासिल हो गई होगी। आपको अगर किसी भी विषय पे कहीं पे भी डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा प्ले कीजिए। आशा करता हूं आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता और किसी चीज़ के बारे में आप ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कीजिए, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा, ठीक है। जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ओके, सो वी विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी सेफ, कीप learning, and most importantly keep smiling.